नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और लगातार तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में देखा भाई, हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं ब्राह्मण साम्राज्य के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के अंदर ब्राह्मण साम्राज्य, जो जो वंश रही हैं, जो वंशावली रही हैं, जिसमें ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत हम उनको पढ़ेंगे। तो जितने भी मेरे साथी हैं, कॉपी पेन उठा लीजिएगा। आज बहुत सारे ऐसे वंशों के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे शुंग वंश के बारे में, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके समकालीन जैसे बहुत सारे वंश होते थे। ठीक है भाई, तो उन सभी के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आज जो हमारा मुख्यतः टॉपिक रहेगा शुंग वंश का रहेगा, कण्व वंश का रहेगा, शातवाहन वंश का रहेगा, इक्ष्वाकु वंश का रहेगा। ठीक है, वाकाटक वंश का रहेगा और चेदी वंश का रहेगा। तो इन सभी के विषय में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भाई। तो कॉपी पेन उठा लेना और बहुत अच्छे तरीके से हम इस क्लास को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पिछली कक्षा में जहां पर हमने खत्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया कि जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था वो वृहदत्त था। ठीक है भाई, तो वृहदत्त की जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। जो वृहदत्त की सेना के अंदर क्या था, सेनापति था, और उसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या कर दी। तो वृहदत्त की जो हत्या करके फिर ये पुष्यमित्र शुंग है, ये क्या करता है, एक अलग वंश का एक प्रकार से साम्राज्य का क्या करता है, गठन करता है। और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शुंग वंश। तो कॉपी पेन उठा लो भाई, आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? शुंग वंश। तो शुंग वंश में आपसे पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न क्या पूछेंगे कि इसका संस्थापक कौन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसने क्या किया था भाई, इसने मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वृहदत्त, उसकी हत्या की। ठीक है भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं मौर्य वंश का अंतिम राजा, साथ की साथ चीजें क्लियर होती रहेगी। मौर्य वंश का अंतिम राजा, तो मेरे को बताइएगा कौन था भाई मौर्य वंश का अंतिम राजा। तो ये अंतिम राजा था भाई वृहदत्त भाई। ठीक है, और इस वृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई? तो इसकी हत्या किसके द्वारा की गई? इसकी हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग ने भाई। इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर अब एक नए वंश का उदय होगा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है भाई, तो आपसे पूछ सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके, ठीक है भाई, शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था, उसकी हत्या करके क्या किया था, इस शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश के विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत रहेंगे। डेट्स को लेकर मैं आपको बार बार कहता रहा हूं कि आप लोगों को वाद विवाद बार बार देखने को मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा इसका जो टाइम पीरियड है वो अलग दिखाया जाएगा। ठीक है भाई, किसी अलग टीचर के द्वारा अलग बताया जाएगा। तो आप उस बात को लेकर ज्यादा परेशान मत होना भाई, वो सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे शुंग वंश की शुरुआत हो जाती है। अब बात ये आती है कि ये शुंग कौन थे, काफी बार परीक्षा में आया है। तो जो शुंग वंश की शुरुआत होती है, यानी इसका संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका संस्थापक कौन था, तो कॉपी पेन उठा लो भाई और इसका उत्तर अभी मेरे को बताओ। तो इसका संस्थापक कौन था भाई? पुष्यमित्र शुंग। कौन था भाई इसका संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग। अब एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि जो ये पुष्यमित्र शुंग है या फिर ये शुंग है, ये कौन थे? तो ये कौन थे भाई? ये उज्जैन के ब्राह्मण, इनके बारे में बताया जाता है कि ये क्या थे भाई, उज्जैन के ब्राह्मण। आपसे पूछ सकते हैं ये कौन थे, उज्जैन के ब्राह्मण। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शुंग कौन थे, तो ये उज्जैन के ब्राह्मण थे भाई। और ये मौर्य काल के दौरान क्या होता है, इनकी सेना में आकर सम्मिलित हो जाते हैं और उसमें से एक पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति बन जाता है। और यही फिर क्या कर देता है, वृहदत्त की हत्या करके, ठीक है, खुद क्या बन जाता है, राजा बन जाता है और एक नए वंश की शुरुआत करता है, शुंग वंश की। तो इस पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा जाता है भाई? हम ये कह सकते हैं इसको ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? क्योंकि ब्राह्मण था तो ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक भी इसको मान सकते हैं। इसी समय में हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान देखने को मिलेगा और साथ साथ संस्कृत भाषा का भी क्या देखने को मिलेगा, एक बार से प्रचार प्रसार बढ़ेगा, उसका भी उत्थान होगा। ठीक है भाई, तो पुष्यमित्र शुंग का जो शासनकाल है उसको वैदिक और ब्राह्मण काल का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है इसके काल को क्या कहा जाता है भाई?
वैदिक और शुंग काल को क्या कहा जाता है? वैदिक और ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल। तो आपसे पूछा जा सकता है ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुंग काल को भाई। ठीक है, इसी शुंग काल के दौरान हमें क्या देखने को मिलेगा? जो मनुस्मृति है, जो मनु के द्वारा लिखी गई थी, उसका वर्तमान स्वरूप की जो रचना है वो इसी काल में हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारी बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है भाई कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और कब ये इसकी शुरुआत करता है? तो लगभग 185 ईसा पूर्व क्या कर देता भाई? ये इस साम्राज्य की स्थापना कर देता है, इस वंश की स्थापना कर देता है। अब जो ये पुष्यमित्र शुंग था भाई, इस पुष्यमित्र शुंग को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न हो गया ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक भी जिसने शुरुआत की, तो वो किस? शुंग वंश था। और किसने शुरुआत की? पुष्यमित्र शुंग ने। अब इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या किया गया भाई? इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए। क्या करवाए गए? 2 अश्वमेध यज्ञ। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा करवाए गए थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाए गए थे। तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन हमें एक अभिलेख के अंदर देखने को मिलता है। और वो अभिलेख किसका है भाई? अयोध्या का अभिलेख। आपसे पूछा जा सकता है किस अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख में हमें इस बात की जानकारी मिलती है। और अयोध्या अभिलेख किसका है? ये धनदेव का अभिलेख है भाई। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो 2 अश्वमेध यज्ञ। अब आपको पता है अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए क्या जरूरी है? एक पुरोहित का होना जरूरी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका पुरोहित कौन था? तो मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई। तो पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे उसका क्या नाम था? तो इनके पुरोहित का नाम था पतंजलि। क्या नाम था भाई? पतंजलि। आजकल जिस पतंजलि के आप प्रोडक्ट खाते हो ना, बहुत सारी, जो वो कंपनी का जिक्र नहीं कर रहा मैं, ये क्या थे भाई? बहुत बड़े विद्वान थे भाई, विद्वान कह सकते हैं। इनके द्वारा महाभाष्य भी लिखा गया था। ठीक है भाई। और इनको कई जगह योग का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई पतंजलि तो कौन थे भाई? ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, या इनके क्या थे? पुरोहित थे भाई। तो इनके द्वारा क्या लिखा गया है? इनके द्वारा लिखा गया है महाभाष्य। काफी बार परीक्षा में आता है। क्या लिखा गया इनके द्वारा? महाभाष्य लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इनको क्या कहा जाता है? योग का जनक भी बहुत जगह हमें देखने को मिलता भाई। ठीक है, योग का जनक। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई, तो योग का जनक। अब पतंजलि के कारण ही क्या होता है? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हमें देखने को मिलेगा कि संस्कृत का एक प्रकार से पुनरुत्थान होगा, हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान होगा। और साथ में क्या होगा भाई? जब ये खुद ब्राह्मण ही था पुष्यमित्र सिंह, तो क्या होगा? ब्राह्मण धर्म का भी क्या होगा? पुनर्जागरण होगा दोबारा से। और साथ में वैदिक धर्म का भी हम कह सकते हैं पुनर्जागरण होगा। तो इसी शुंग काल के दौरान ही हमें देखने को मिलेगा कि भागवत धर्म का उदय होता है। क्या होता है भाई? इसी के समय क्या होता है? भागवत धर्म का उदय। आपसे पूछ सकते हैं भाई, भागवत धर्म का उदय। तो भागवत धर्म का उदय और वासुदेव विष्णु की उपासना आरंभ होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वासुदेव विष्णु की उपासना, विष्णु की उपासना। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई वासुदेव विष्णु की उपासना कब शुरू होती है? तो ये शुंग काल में भी हमें देखने को मिलता है। और भागवत धर्म का क्या होता है? धर्म का उदय होता है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा करवाए गए? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाए गए। इस बात का वर्णन कहाँ मिलता है? अयोध्या अभिलेख, जो किसका है? धनदेव का है। तो ये यज्ञ किसके द्वारा करवाए गए? इनका पुरोहित था पुष्यमित्र शुंग का पतंजलि। इसने क्या लिखा? महाभाष्य लिखा। और इनको क्या कहा जाता है? योग का जनक भी कहा जाता है। काफी बार परीक्षा में आता है कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन या पुरोहित कौन थे? तो कौन थे भाई? पतंजलि थे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर। एक एक बात बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी बातें आपको बता दी भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। एक पॉइंट पूछा जाता है बरहुत स्तूप के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है भाई? यहां पर स्पेस नहीं बचा, चलो उसको मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो ये एक बार आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। जितने भी विद्यार्थी है सारे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद क्या होता है भाई, जो ये पुष्यमित्र शुंग होता है, आपको पता है मौर्य साम्राज्य के दौरान जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, उसके साम्राज्य पर जैसे ही अपना राज्य स्थापित करता है, अपना राज स्थापित करता है, तो इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रहती है। लेकिन ये एक प्रकार से अपना जो इसका बेटा होता है, इसका बेटा कौन था भाई, इसका बेटा था अग्निमित्र। ठीक है भाई, अपने बेटे को उपराजा बनाता है और उसके लिए ये एक दूसरी राजधानी का निर्माण करता है जिसको विदिशा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई, तो दूसरी राजधानी क्या थी, तो दूसरी राजधानी इनकी क्या थी, विदिशा थी भाई। ठीक है, दूसरी राजधानी क्या थी, विदिशा थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम राजधानी, तो प्रथम राजधानी क्या हो गई इनकी, पाटलिपुत्र, जिसको राजनीतिक राजधानी भी कह सकते हैं और विदिशा को क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। चलो अब हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहां पर देखिएगा, शुंग भाई, शुंग वंश कब से कब तक, 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व भाई। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग भाई। ये क्या थे, ब्राह्मण थे भाई। कहाँ के ब्राह्मण थे, उज्जैन के ब्राह्मण भाई। कहाँ के ब्राह्मण माने जाते हैं, उज्जैन के ब्राह्मण भाई। ठीक है, तो इनकी राजधानी क्या थी भाई, पाटलिपुत्र थी, जो कहाँ है, बिहार में। और इनकी दूसरी राजधानी क्या थी, विदिशा। और ये विदिशा राजधानी इन्होंने किसके लिए बनाई थी, अपने बेटे अग्निमित्र के लिए। ठीक है भाई, किसके लिए बनाई थी, अग्निमित्र को क्या बना दिया इन्होंने, उपराजा बना दिया। और उपराजा बना के क्या किया भाई, उसकी एक राजधानी बना दी विदिशा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, विदर्भ का जो युद्ध होता उसके बारे में जानेंगे। ठीक है भाई, और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है भाई, इसी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या करवाया गया, बहुत सारी जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, बरहुत, बरहुत स्तूप भाई। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया। अब देखो, इसको लेकर वाद विवाद है भाई, कि बरहुत स्तूप का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। तो बरहुत स्तूप का जो निर्माण है वो शुंग काल में हुआ था। ये बात आप पक्का नोट कर लीजिए, ये किस काल में हुआ था, शुंग काल में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बरहुत स्तूप जो है किस काल की एक सुंदर कलाकारी है, तो किसकी है भाई, शुंग काल की भाई। ठीक है, तो शुंग काल में क्या हुआ था, बरहुत स्तूप का निर्माण हुआ था। और बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। चलो भाई, पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। ये क्या था भाई, ये एक प्रकार से कह सकते हैं बौद्ध धर्म का क्या था, कट्टर विरोधी था। और ठीक है, क्या था ये, बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी। उसके पीछे का एक कारण है भाई। ठीक है, जब ये सेनापति था तो इसने ऑब्जर्व किया कि जो विदेशी एक प्रकार से जो आक्रमणकारी थे भाई, वो अपने जासूसों को भेजते थे और कहते हैं कि वो बौद्ध मठ जो होते थे वहां पर शरण लेते थे भाई। ठीक है, तो बौद्ध धर्म आपको पता है कितना शालीन धर्म है भाई, या एक प्रकार से कह सकते पंथ या मत है। ठीक है भाई, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो जब इस बात का इसको पता ही था, क्योंकि ये सेनापति था, तो इसको पता था कि बौद्ध भिक्षुओं के यहाँ पर विदेशी जो आक्रमणकारी हैं वो शरण लेते हैं, तो ये क्या करने लग जाता है, पहले से भी इसके मन में भाई कट्टरता थी उनके प्रति। और फिर दोबारा ये बातें भी इसके दिमाग में आ जाती है, तो फिर ये क्या करने लग जाता, बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध मठों को, ठीक है, उनका ये एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, विनाश करना शुरू कर देता है। इसीलिए बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में इसको अनार्य भी कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर इसको पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा गया है, तो बाण भट्ट के द्वारा क्या कहा गया है, अनार्य कहा गया है। ठीक है भाई, कौन सी पुस्तक में, हर्षचरित्रम में। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। इसी पुष्यमित्र शुंग का बेटा था भाई, बेटे का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या था, अग्निमित्र भाई। ठीक है, यहां पर देखेंगे सारी चीजें भाई। तो स्रोत यहां पर देख लेते हैं कि कहां से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती है शुंग वंश के बारे में। पुराणों से हमें जानकारी मिलती है भाई, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, गार्गी संहिता जो कात्यायनी ऋषि के द्वारा लिखी गई थी भाई। ठीक है, कात्यायन ऋषि के द्वारा, तो उसमें भी हमें जानकारी मिलती है। इसमें बताते हैं कि भाई जो अश्वमेध यज्ञ है उसके घोड़े को भाई क्या कर लिया था, डेमेट्रियस या मिनांडर में से किसी एक ने पकड़ लिया था, उसके बारे में कोई स्पष्ट चीजें नहीं है। और उसको फिर छुड़वाने के लिए क्या होता भाई, छुड़वाने के लिए फिर अग्निमित्र को भेजा जाता है, और अग्निमित्र क्या करता है, मिनांडर या डेमेट्रियस को हरा देता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मिनांडर को हराया गया, ये आपको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, उसके बाद मालविका अग्निमित्रम, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। होता क्या है भाई,
विदर्भ हम कह सकते हैं एक प्रकार से भाई, विदर्भ के युद्ध के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यज्ञसेन जो था इनका स्वाभाविक शत्रु था, ठीक है। और उसको दबाने के लिए, उस विरोध को या उस युद्ध को खत्म करने के लिए क्या करता है, पुष्यमित्र शुंग अपने बेटे को भेजता है अग्निमित्र को। और अग्निमित्र वहां जाकर क्या करता है भाई, अग्निमित्र वहां जाकर यज्ञसेन को हरा देता है। लेकिन यज्ञसेन की जो चचेरी बहन थी भाई, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, ठीक है भाई, इसका अग्निमित्र का क्या होता है भाई, प्रेम प्रसंग होता है। तो उसके बाद कालिदास जी क्या लिखते हैं, मालिका अग्निमित्रम, ठीक है। ये एक प्रकार से इनकी रचना थी, जिसमें नायक कौन है, अग्निमित्र। जिसमें कौन नायक है, अग्निमित्र नायक हमें देखने को मिलेगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर। हर्षचरित की यानी कि बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित, इसमें क्या कहा गया है, इनको अनार्य कहा गया है। अयोध्या अभिलेख, बेसनगर का अभिलेख, बरहुत का लंक, ठीक है भाई। आगे देखेंगे धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे भाई, पतंजलि ने उनके लिए यह यज्ञ करवाए, ठीक है भाई। पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन था, पतंजलि था भाई, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि पतंजलि और अष्टाध्यायी, ठीक है, सॉरी पाणिनि ऋषि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, ये दोनों किसके समकालीन थे, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो फिर इसका उत्तर शुंग वंशी माना गया था, या फिर पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समय हुए यवन आक्रमण, विदर्भ विजय वृत्तांत, यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कहानी के विषय में जानकारी कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। तो मैंने ये बातें आपको बता दी। अब मैं विदर्भ विजय के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। और यज्ञसेन को क्या कहा जाता था, यज्ञसेन को एक प्रकार से कह सकते हैं शुंग का स्वाभाविक शत्रु हम बोलते थे। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई, एक एक पॉइंट यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, शुंग राजाओं का काल वैदिक तथा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस समय पतंजलि क्या था, इसका मुख्य कारण क्या था भाई, पतंजलि ऋषि। पतंजलि जी क्या करते हैं, संस्कृत का पुनरुत्थान करते हैं, और इससे हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान होता है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत को बढ़ावा दिया जाता है। पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन बरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। सांची स्तूप में काष्ठ वेदिका के स्थान पर आपको यहां देखने को मिलेगा कि शुंग काल के दौरान लकड़ी का प्रयोग नहीं होता, स्तूप वगैरह बनाने के लिए आगे किसका प्रयोग होने लग जाता है, पत्थर का, यानी पाषाण वेदिका बनवाई गई। तो आपसे पूछ सकता है कि सांची स्तूप में काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका किसने बनवाई थी, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाई थी। और ऐसा मानते इतिहासकार कि धीरे धीरे इसका भी हृदय परिवर्तन हुआ था। तो ये बरहुत स्तूप जो है उसका एक एग्जाम्पल है कि इसने शुरुआत में क्या किया, बौद्ध धर्म का विरोधी था, तो इसने बौद्ध मठों को, इनको नुकसान पहुंचाया, और बाद में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया। शुंग शासक भागभद्र यानी भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल्टिक्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इस पर दंभ, आत्मनिग्रह, त्याग तथा अप्रमाद 3 शब्द अंकित है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम स्मारक है। इस काल में भागवत धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ, तथा वासुदेव की उपासना प्रारंभ हुई। भाई ये एक एक बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी, और सारी चीजें लगभग हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ये सारी चीजें क्लियर भाई, समझ में आ गया। अब चलो भाई कुछ पॉइंट विदर्भ के युद्ध के बारे में मैं आपको बता देता हूं। विदर्भ का जो शासक था यज्ञसेन था, और यज्ञसेन को क्या माना जाता है, शुंग जो था, शुंग काल का या फिर शुंग शासकों का एक स्वाभाविक मित्र, शत्रु माना जाता है। यहां पर नोट कर लो, देखो शुंगों का स्वाभाविक शत्रु। अब क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग क्या करता है भाई, अग्निमित्र को, देखो अपने बेटे को क्या करता है, विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए यज्ञसेन को पराजित करने के लिए भेजता है, और ये यज्ञसेन को पराजित भी करता है, और विदर्भ को अपने साम्राज्य में मिला लेता है भाई, ठीक है। यवन आक्रमण भाई, पुष्यमित्र शुंग के समय ही हमें यवन आक्रमण हुआ था, और इस यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में विफल किया था भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें आपसे पूछ सकती हैं। नेक्स्ट कक्षा में मैं सारी बातें बताऊंगा कि हिंदू यवन आक्रमण, ठीक है, शकों के बारे में, सबके बारे में बताऊंगा भाई, किसके द्वारा क्या किया गया, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर समझ में आ गया भाई। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये पॉइंट भी काफी बार परीक्षा में पूछा जाता भाई, ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना भाई। अग्निमित्र क्या था भाई, इस मालविका अग्निमित्रम की जो रचना थी भाई, इसका क्या था, नायक था। इसका क्या था, नायक। ये आपसे पूछा जा सकता भाई, ठीक है। चलो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई।
चलो, अब खारवेल से युद्ध के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है जानकारी? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। देखो, मौर्य काल के अंतिम दिनों में क्या होता है, कलिंग भी स्वतंत्र हो जाता है। तो कलिंग का जो राजा था खारवेल, ठीक है भाई, उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं हाथी गुफा अभिलेख है। इसमें बताया गया कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को क्या किया था, पराजित किया था। ऐसा कहां पर लिखा है? हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है भाई, तो यहां तक आई थिंक सारी बातें ए टू जेड जो शुंग वंश के बारे में थी, ए टू जेड हमने कवर कर ली भाई। अब नेक्स्ट बिंदु के ऊपर चलते हैं भाई। अब हम देखते हैं भाई, जो शुंग काल था भाई, शुंग काल के दौरान हम ये देखेंगे कि कौन सा शासक रहा है, कौन इसका अंतिम शासक था। तो यहां पर आप नोट कीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग, फिर अग्निमित्र इसका बेटा भाई। ठीक है, ये क्या था, इसका बेटा था, ये बनता है। फिर वसुज्येष्ठ भाई, फिर वसुमित्र, फिर अंधरक शुंग, उसके बाद में पुलिंदक सम्राट, घोष शुंग सम्राट, वज्रमित्र, भगभद्र, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा देवभूति। तो आपसे पूछा जा सकता है शुंग वंश का अंतिम राजा या फिर शासक, अंतिम राजा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था या अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। कौन था भाई? देवभूति। यहां तक सारी चीजें क्लियर। अब हमारा शुंग वंश क्या होता है, कंप्लीट होता है। और शुंग वंश के बाद क्या शुरू होता है? कण्व वंश भाई। क्या स्टार्ट होता है? 185 से लगभग 75 ईसा पूर्व तक हमने क्या पढ़ा? शुंग वंश के बारे में पढ़ा भाई। तो शुंग वंश के बारे में आई थिंक आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। कोई चीज ना भी समझ में आई हो तो क्लास के नीचे आप कमेंट छोड़ सकते हो, आपको बातें समझा दी जाएगी। अब कण्व वंश के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक दो पर्सन आते हैं वही हम बस डिस्कस करेंगे, ज्यादा ना डीप जाएंगे, सिर्फ सिंपल सी बातें पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, टाइम पीरियड 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व भाई। इसका संस्थापक कौन था भाई? तो इसका संस्थापक था वासुदेव। ठीक है भाई, तो यहां पर होता यही है भाई। देखो, अब इसको देवभूति को कौन मारेगा? वासुदेव मारेगा, और फिर क्या बना लेगा? अपना शासन स्थापित कर लेगा भाई। तो इस वंश के कुल 4 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं बेटा? 4 शासक हुए हैं। और वो चारों शासकों के नाम यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला तो वासुदेव हो गया, जो इसका संस्थापक था। भूमिमित्र, नारायण, और सुशर्मा भाई। ठीक है, सुषमा भी मिलता है कई जगह, सुशर्मा भी मिल जाता भाई। ठीक है, ये भी मिल जाता है। ठीक है, जो इसकी हत्या है, इस सुशर्मा की जो हत्या है वो कौन करता है? वो करता सीमुख। और सीमुख इसकी हत्या करके फिर क्या बनाता है भाई? फिर एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको हम कहते हैं सातवाहन वंश। आपसे पूछा जा सकता है भाई, तो आपसे ये पूछ ले कि कण्व वंश का अंतिम शासक, तो कण्व वंश का अंतिम शासक, ये आपसे पूछ ले कि कण्व वंश का अंतिम शासक। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में भाई। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में तो आ रही है भाई। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? सुशर्मा या सुषमा था भाई। और इसकी हत्या कौन करता? सीमुख। और सीमुख फिर किसका संस्थापक बन जाता है? ये सातवाहन वंश की शुरुआत करता है। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। ये जितने भी वंश अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सारे ब्राह्मण वंश कह सकते हैं एक प्रकार से हम। उसी टॉपिक के आधार पर हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई? एक एक पॉइंट यहां पर आपका क्लियर होता चलेगा भाई। अब चलो भाई, कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं भाई, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखते हैं कौन सा साथी सबसे पहले जवाब देगा। देखो कितना आसान सा प्रश्न है। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मौर्य काल के दौरान क्या होता है, उज्जैन के कुछ ब्राह्मण, ठीक है, क्या आते हैं भाई, मौर्य जो सेना थी उसमें शामिल हो जाते हैं। और उसमें से एक पुष्यमित्र शुंग क्या बन जाता? सेनापति। और वही मौका पाकर मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वृहदत्त, उसकी हत्या कर देता है। और फिर किसकी शुरुआत करता है? शुंग वंश की शुरुआत करता है। तो कहां के ब्राह्मण थे मूलतः? इनका स्थान क्या हुआ? उज्जैन। ऐसे प्रश्न, ये जो जो प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये परीक्षा में आ चुके हैं भाई। कभी ये मत सोचना कि मैं इनको अपनी तरफ से बना रहा हूं। मेरा प्रयास रहता जो पीवाईक्यू आए हैं वो साथ के साथ मैं कवर करता चलूं, ताकि एक भी चीज आपकी ना छूटे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। मैंने आपको क्लियर कट बताया था भाई। क्या बताया था मैंने आपको? कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए। किसके द्वारा करवाए गए? इसका जो पुरोहित था,
ठीक है भाई। पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन था भाई? तो इसका पुरोहित कौन था? पतंजलि। तो पतंजलि ने करवाए भाई। ठीक है। इस बात का जिक्र या इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो अयोध्या लेख में। कहाँ मिलती है? अयोध्या लेख में। और ये अयोध्या लेख किसका लेख है भाई? ये अयोध्या लेख है धनदेव का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसके लेख में? धनदेव के अयोध्या लेख में। ठीक है भाई, चीजें क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश के समय में फले फूले थे? तो यहां पर आप नोट कर लीजिए भाई, पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया? पाणिनि ऋषि संस्कृत व्याकरण के एक बहुत बड़े विद्वान थे भाई, तो इनके द्वारा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी गई। ठीक है भाई, अष्टाध्यायी। क्या लिखी गई? अष्टाध्यायी। और अगर आपसे पूछ ले कि पतंजलि ने क्या लिखा, तो पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। ठीक है भाई, इन्होंने क्या लिखा? महाभाष्य। और इसके अतिरिक्त इनको क्या कहा जाता है? योग का जनक भी बोल देते हैं, योग का जनक। तो अब मेरे को कमेंट करके बताओ भाई, ये दोनों किसके समय में फले फूले थे? एक एक बात बताई थी ना जो पूछा जा सकता है, तो किसके समय में फले फूले थे भाई? अब यहाँ पर देखो राजवंश का जिक्र दिया है, किस राजवंश के समय? यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, पुष्यभूति पे क्लिक करेंगे। अरे मूर्खों, पुष्यभूति राजा था, वंश नहीं था। जिक्र किसका है? वंश का। तो राइट आंसर क्या होगा? शुंग वंश। आप एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो जो चीजें क्वेश्चन में पूछना चाह रहा हमें वही बताना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लड़ाना होता। तो जिसने पुष्यभूति सोचा था वो गलत सोच रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग डाली गई एक प्रकार से। यहाँ पर देखो, किस राजवंश के समय में फले फूले? पुष्यभूति एक राजा था, ना कि कोई वंश। वंश कौन सा था? शुंग वंश भाई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। चलो भाई आगे देखते हैं। बरहुत स्तूप का किस राजवंश की कला का एक सुंदर उदाहरण है? चोल स्थापत्य, कुषाण युगीन स्थापत्य, गुप्त काल के स्थापत्य, या फिर शुंग कालीन स्थापत्य? तो मैंने आपको बताया था, इस बात को लेकर बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं कि ये बरहुत स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, लेकिन परीक्षाओं में ये राइट माना जा चुका है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया गया। अब पुष्यमित्र शुंग तो ऑप्शन में है नहीं, तो काल पूछा है। काल की जब बात आती है तो किस राजवंश की घटना है? शुंग कालीन स्थापत्य। बैठे रहो थोड़ी देर। ठीक। तो ये किसका एक उदाहरण हो गया भाई? ये शुंग कालीन स्थापत्य का एक उदाहरण हो गया भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न भाई। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? यहां पर मेरे को बताइए, संस्थापक कौन था? तो संस्थापक का आप सभी को पता है कौन था? पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र का बेटा कौन था? तो इसका जो बेटा था वो कौन था भाई? इसका बेटा था अग्निमित्र। क्या नाम था भाई इसका? अग्निमित्र। तो ये अग्निमित्र क्या था भाई? अग्निमित्र, ये मालविका अग्निमित्रम जो रचना थी भाई, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये रचना लिखी गई कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई ये रचना? किसकी रचना थी? कालिदास की। तो इसका क्या था ये अग्निमित्र? ये इसका नायक था। क्या था भाई? इसका नायक था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई। इसमें देखो, इस रचना के अंदर ही नाम है मालविका। ठीक है, मालविका और अग्निमित्रम की प्रेम कहानी का जिक्र है भाई। ठीक है, तो आपको पता ही है इनका क्या हो गया था? नैन मटक्का हो गया था भाई। ठीक है, तो उस समय भी ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये इस समय वाले जो आजकल के स्टूडेंट है ना, जो इसमें ज्यादा ही ग्रसित रहते हैं इन चीजों में, तो उसी टाइप का ये बंदा था भाई। ठीक है, तो इसका इससे क्या हो गया? प्रेम हो गया। तो उसका जिक्र फिर किसने किया? कालिदास ने किया भाई। ठीक है, और इसी को फिर क्या नाम दे दिया? मालिका अग्निमित्रम। इसका नायक कौन था? अग्निमित्र, जो किसका बेटा था? पुष्यमित्र का बेटा था। यहां तक सारी चीजें क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न। योग के आविष्कारक कौन थे? तो योग के आविष्कारक मैंने आपको बताया भाई कौन थे? पतंजलि भाई। ठीक है, कौन थे? पतंजलि। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। कण्व वंश का शासक कौन था? वासुदेव था। ठीक है भाई, कौन था? वासुदेव था भाई। आप पीछे जाइएगा स्लाइड में, अगर किसी को डाउट होता है तो साथ के साथ चेक करते रहो भाई।
ठीक है, आप स्लाइड में पीछे गए देखो, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक कौन सा हो गया, सुशर्मा या सुषमा। हो गया भाई ये। चलो अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में भाई। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन वंश के बारे में। बहुत ही बढ़िया हमारी क्लास चल रही है भाई, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का क्लियर कर दूं। अगर आपने एक बार क्लास को देख लिया तो बार बार किताबों को उठाने की जरूरत ना पड़े भाई। तो उसी कड़ी में अब हम किस बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम देखेंगे कहां से कहां तक भाई, 30 ईसा पूर्व से लगभग 250 ईस्वी तक ये रहेगा भाई। और इसका जो संस्थापक था, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो कण्व वंश था उसका अंतिम राजा था सुषमा या सुशर्मा। उसकी हत्या कौन करता है, सिमुक करता है। तो सिमुक क्या बन जाएगा, इसका सातवाहन वंश का क्या हो जाएगा, एक प्रकार से संस्थापक हो जाएगा। अब इसका क्षेत्र पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो पुराणों के अंदर क्या लिखा गया है, पुराणों के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से पुराण इनके बारे में जानकारी देते हैं, किस पुराण में क्या लिखा गया, कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो आप बने रहिएगा। अब आपसे क्षेत्र पूछ ले भाई, इनका क्षेत्र क्या था, तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये तीनों इनके क्षेत्र माने जाते हैं। किनके माने जाते हैं, सातवाहन के भाई। ठीक है। भाषा एवं लिपि क्या थी इनकी, प्राकृत थी, ब्राह्मी थी भाई, दोनों इनकी भाषाएं थी। और हो सकता है संस्कृत का भी थोड़ा थोड़ा उस समय विस्तार हो भाई। ठीक है। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी वंश का सबसे ज्यादा कार्यकाल है। और इसीलिए कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि जो दक्षिण भारत के जो वंश थे, ठीक है, उनमें सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, तो सातवाहन उसका उत्तर काफी बार मान लिया जाता है भाई। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। संस्थापक का पता चल गया, क्षेत्र, राजधानी भाई, राजधानी क्या थी इसकी भाई, प्रतिष्ठान, जिसको पैठन या पठान भी बोला जाता है, वर्तमान का औरंगाबाद हम कह सकते हैं, या फिर अमरावती। बहुत सारी किताबों में अमरावती दिया गया है, और ऐसा एक प्रश्न आया भी था जिसमें प्रतिष्ठान या पैठन ऑप्शन में ही नहीं था। तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर इनकी राजधानी पूछे तो अमरावती। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती हैं जो हम कह सकते हैं कि टॉपिक से रिलेट ही नहीं करती। अब प्रतिष्ठान और पैठन ऑप्शन में ही ना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अमरावती। ठीक है भाई, लेकिन हमारे पढ़े हुए सोर्स में ऐसा नहीं है। अमरावती को मैं भी क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न पीवाईक्यू के हिसाब से ये पूछा जा चुका है। ये पीवाईक्यू के हिसाब से ऑप्शन में क्या था भाई, प्रतिष्ठान पैठान था ही नहीं। ठीक है, तो फिर इसका उत्तर क्या मान लिया, अमरावती मान लिया। ठीक है भाई। चलो भाई, उत्पत्ति तथा मूल स्थान के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सातवाहन वंश था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका मूल स्थान क्या है। तो मूल स्थान नक्षत्र के बारे में हमने जान लिया। अब देखो, प्राचीन काल में कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच का तेलुगु भाषी प्रदेश आंध्र प्रदेश कहा जाता है। और पुराणों में सातवाहन वंश के शासकों को आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। तो पुराणों के अनुसार सातवाहन कहां से संबंध रखते थे, इस आंध्र प्रदेश से संबंध रखते थे। और किन नदियों के मध्य, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के मध्य। ये वाला प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में आता है। समझ में आया भाई यहां तक। उसके बाद में देखेंगे भाई, पुराणों में सातवाहन वंश को क्या कहा गया है, आंध्र भृत्य और आंध्र जातीय कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई ये। जबकि अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने अपने को क्या कहा है, सातवाहन कहा है। तो अभिलेखों में क्या कहा गया, सातवाहन। और इत्रेय ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, अनार्य कहा गया है। क्या कहा गया है, अनार्य। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ऐतिहासिक स्रोत की जब हम बात करेंगे तो पुराणों से भी जानकारी मिलेगी, अभिलेखों से भी जानकारी मिलेगी, सिक्कों से भी जानकारी मिलेगी। ठीक है भाई। और विभिन्न क्या पुस्तकों से भी जानकारी मिलेगी। तो अब उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे कि इनका मूल स्थान और उत्पत्ति का पता चल गया हमें। अब हमें जानना है कि भाई इनके ऐतिहासिक स्रोत क्या रहे हैं। क्योंकि इतिहास हर एक चीज को, हर एक फैक्ट को, ठीक है, पौराणिक तथ्यों के आधार पर उसका पैमाना करता है, यानी उसको नापता है। तो हम देखेंगे कहाँ क्या चीजें रहने वाली है भाई। देखिएगा, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देख लेते हैं भाई। तो इससे वायु पुराण में भी हमें जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से भी इसके बारे में जानकारी, ऐत्रेय, मत्स्य और ब्राह्मण पुराण भाई। अब पुराणों में क्या कहा गया, आंध्र भृत्य, तथा अभिलेखों में क्या कहा गया, सातवाहन कहा गया। ये बात हम पढ़ चुके थे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहां से निकल के आएगा वो ये है,
मत्स्य पुराण में लगभग 30 सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची हमें देखने को मिलती है और यह बताता है कि मत्स्य पुराण लगभग 460 वर्ष तक यहाँ सातवाहन राजाओं ने क्या किया था, राज किया था। तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मत्स्य पुराण में आपसे पूछेंगे कि सबसे लंबी सातवाहन राजाओं की सूची किस पुराण में हमें देखने को मिलती है, तो मत्स्य पुराण में। और मत्स्य पुराण के बाद फिर वायु पुराण में 17 राजाओं की सूची हमें देखने को मिलती है भाई। नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा और ये मत सोचना कि एसएससी लेवल की चीजें हो रही हैं भाई, ये एसएससी लेवल से भी थोड़ा ऊपर है भाई। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको यूपीएससी क्रैक करवा दूंगा, ये चीजें नहीं, वैसा कुछ नहीं, लेकिन एक टॉपिक को अगर हमें पढ़ना हो तो उस हिसाब से मैं आपको उस लेवल का करवा रहा हूं कि आप किसी चीज को अगर प्रेजेंट करना चाहो तो बहुत अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई कहीं भी आपको। उसके बाद भाई ऐतिहासिक प्रमाणिक साधन, देखो अभिलेखों के बारे में भी जानेंगे भाई कि कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नागनिका या फिर नैनिका भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, नैनिका, ये भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। नागनिका या नैनिका का नाना घाट जो कहाँ है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, ये अभिलेख या लेख है, इससे भी हमें सातवाहन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है भाई। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त दो गुहा लेख है, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। गौतमी बलसरी का नासिक गुहालेख, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नासिक गुहालेख, यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती सातवाहन की। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का कार्ले गुहालेख, यहाँ से भी। और यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख, ये सारे अभिलेख या गुहालेख किसके बारे में जानकारी देते हैं, ये हमें जानकारी देते हैं सातवाहन वंश के बारे में। किसके बारे में जानकारी देते हैं, सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं भाई, ठीक है। पुराणों से पता चल गया, अभिलेखों से पता चल गया। अब बात आती है विदेशी स्रोत और सिक्कों की, और सिक्कों का एक ऐसा फैक्ट जो परीक्षा में पूछा जाता है। यहां से हम देखेंगे विदेशी स्रोत में भाई, अज्ञात लेखक के हिसाब से देखेंगे पेरिलेप्स ऑफ द इरिथियन सी, यानी कि ये नहीं पता है लिखी किसके द्वारा है, ठीक है, उस पर वाद विवाद है। टोलमी का भूगोल, वहां से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। और पिलनी कृत नेचुरल हिस्ट्री, ये काफी बार पूछ लेते हैं, पिलनी की कौन सी पुस्तक है, नेचुरल हिस्ट्री, यहां से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता वो सिक्कों वाला पूछा जाता, और खासकर सीसा, नोट कर लेना भाई। भारत में सीसा सिक्के का प्रयोग पहली बार सातवाहन वंशों के द्वारा किया गया, या फिर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसने चलाए, सातवाहन ने। पहली बार भारत में शीशे के सिक्कों का प्रयोग किसने किया, सातवाहन वंश ने। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सिक्कों में देखो सीसा, तांबा और पोटीन के सिक्के। जोगलथंबी नासिक से पुनरांकित सिक्कों का एक ढेर भी हमें प्राप्त हुआ है, जो सातवाहनों के बारे में क्या देता है, हमें जानकारी देता है। समझ में आया भाई। तो ये थे सारे के सारे स्रोत। पहले हमने संस्थापक के बारे में जाना, फिर हमने जाना इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, मूल स्थान क्या है, फिर ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हमें देखने को मिले। अब चलो भाई हम टॉपिक वाइज एक एक क्रम अनुसार जहां से हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे विभिन्न परीक्षाओं में, उसी हिसाब से हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे भाई। तो सीमुक क्या था भाई, इसका संस्थापक था। सीमुक क्या था भाई, संस्थापक किसका, सातवाहन वंश का भाई। किसका संस्थापक था, सातवाहन वंश का, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे, इसने उपाधि कौन कौन सी धारण की, सिंधुक, सीमुक और सिसुक। नाना घाट के लेख में राजा सीमुक सातवाहन कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार इन्होंने जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। अपने शासन के अंतिम दिनों में वह दुराचारी हो गया तथा मारा डाला गया। पुराणों के अनुसार इसने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। सामान्यतः उसका शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व हो सकता है, यानी कि यहाँ पर फिर से वो एक प्रकार से आइडिया लगाने वाली बात है भाई, ठीक है। जो यहां से चीजें प्रश्न निकल के आएगा, पहला प्रश्न संस्थापक, दूसरा प्रश्न उपाधि वाला, और तीसरा प्रश्न नाना घाट के लेख में इसको क्या कहा गया, ये तीन प्रश्न यहां से निकलते हैं भाई, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिमुक के बारे में पता चल गया। अब हम सातकर्णी प्रथम के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट जो शासक रहा वो क्या रहा, सातकर्णी प्रथम। यहां से हमें बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा, इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था भाई, पहला महत्वपूर्ण शासक किस वंश का, सातवाहन वंश का। कौन था, सातकर्णी प्रथम था। उपलब्धियों की जो जानकारी है वो नागनिका या नैनिका,
इसकी रानी जो थी उसके नानाघाट अभिलेख, जो कहां से प्राप्त हुआ है, नासिक पुणे से मिलती है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का पहला साक्ष्य इसी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में बताया गया है कि बौद्ध तथा ब्राह्मण दोनों को, बौद्ध भिक्षुओं तथा ब्राह्मणों दोनों को भूमि दान देने का जो साक्ष्य है या फिर जो प्रमाण है इस अभिलेख से हमें मिलता है। लेकिन यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को जो बहुत सारे अपने पीछे का भी कल्चर देखे, कुछ समय पहले का भी, तो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। तो इसलिए प्रश्न पूछ लेते हैं क्योंकि ये कल्चर अब तक चला आ रहा था। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने का जो पहला साक्ष्य है वो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, वो कौन सा अभिलेख हो गया भाई, नागनिका या नैनिका का अभिलेख। तो इसमें क्या मिलता है, भूमि दान का, जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई उसका पहला साक्ष्य मिलता है। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ का अनुसंधान करवाया। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपति तथा प्रतिहत चक्कर की उपाधि धारण की। पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। किसका पुत्र कहा गया है, कृष्ण का पुत्र कहा गया है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई, ठीक है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, और जब प्रश्न बनेंगे तो इतना मजा आएगा प्रश्नों को सोल्व करने में, आप चुटकियों में सोल्व करोगे। सारे पीवाईक्यू साथ के साथ करवाता चलूंगा ताकि आप भूलो ही ना टॉपिक को। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाल के बारे में। हाल यानी कि यहाँ पर कोई कमरे का जिक्र नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे जिक्र किसका हो रहा है, एक शासक का जिक्र हो रहा है। देखो इस वंश के 17वें शासक के रूप में हाल का विवरण मिलता है, जो एक विद्वान शासक था, और इसके द्वारा एक प्राकृत भाषा में क्या एक रचना लिखी गई, गाथा सप्तशती भाई। इसकी राजभाषा में बृहत कथा के रचयिता गुणाद तथा कांत्रक नामक संस्कृत व्याकरण के रचयिता श्रोममन रहता था भाई, ठीक है, यहीं पर रहता था। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी इनके बारे में। उसके बारे में नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक तो सातकर्णी प्रथम था, अब जो नई चीज निकल कर आई गौतमी पुत्र सातकर्णी। और यहां से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है, किसने एकात ब्राह्मण की उपाधि धारण की, एका ब्राह्मण की उपाधि धारण की, किसको वर्ण का रक्षक कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न यहां हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा भाई, सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है भाई, था। इनकी विजयों की जानकारी इनकी माता बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। जो मैंने अभिलेख बताए थे एक एक करके सबसे क्या क्या जानकारी मिलती है वो क्लियर होता जा रहा है। तो ये हमने देखा, इस अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है एका ब्राह्मण की उपाधि किसने धारण की, एकात्र ब्राह्मण या एकत्र ब्राह्मण की। तो इन्होंने क्या, इस अभिलेख में एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। नासिक जोगलथंबी से चांदी के 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम है। इन्होंने राजा राम तथा विंध्य नरेश जैसी उपाधियां धारण की। इनका नासिक के जोगलथंबी से चांदी का सिक्का मिला है, जिनमें से एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम है। इन्होंने बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक गांव दान में दिए थे भाई। तो ये किसके बारे में जिक्र है, ये है भाई किसके बारे में, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, ठीक है भाई। इनको वर्ण का रक्षक भी बोला जाता भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई, आगे पढ़ें। कोई समस्या यहां तक, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा भाई। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी भाई। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या कुछ रहने वाला है वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, गौतमी पुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी रहा भाई, जिसे शक शासक रुद्रादामन ने 2 बार पराजित किया भाई। पुलुवामी को दक्षिणा पथेश्वर भी कहा गया है। इसके अभिलेख नासिक, कार्ले और अमरावती में मिले हैं भाई। तो ये इनके बारे में था भाई, ठीक है। उसके बाद में यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक था, जिसने सिक्के पर नाव का चित्र अंकित है। सातवाहन साम्राज्य के अवशेष पर वाकाटक एवं इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। यानी इसका जो अंत हुआ तो 2 नए वंशों का उदय हुआ, वो कौन कौन से भाई, वाकाटक एवं इक्ष्वाकु। तो आपसे पूछा जा सकता है ये दोनों क्या थे, इनके सामंत थे भाई। सातवाहनों के क्या थे, ये सामंत थे भाई। आपसे पूछ सकते हैं वाकाटक और इक्ष्वाकु दोनों क्या थे, सातवाहनों के सामंत थे भाई। चलो भाई अब देखेंगे वाकाटक वंश भाई, इसके बारे में फटाफट से बताइएगा। वाकाटक वंश आज तक पढ़ा था ये वाकाटक वंश, एक सेकंड रुकिएगा भाई।
एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिएगा, कुछ जरूरी मैसेज टाइप कर देता हूँ, तब तक आप इसको अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, कोई समस्या आती है तो मेरे से पूछ सकते हो। ये भी पूछ सकते हैं आपसे भाई कि जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश की प्रशासनिक व्यवस्था में जो गांव का प्रशासक होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको गोलमिक कहा जाता था भाई। और जो जिला होता था उसको आहार कहा गया है। ठीक है, अधिकारी को अमात्य तथा महामात्य कहा गया है। तो इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं भाई। ठीक है, खासकर गांव वाला पूछा जाता है, गांव का प्रशासक क्या होता था? गोलमिक। ठीक है, गांव का जो प्रशासक होता था उसको क्या कहा जाता था? गोलमिक कहा जाता था। वाकाटक वंश भाई, सातवाहन वंश की अक्षति जैसे ही उसकी शक्ति क्षीण होती है, यानी कि ये क्या हो जाते हैं भाई, एक प्रकार से समाप्त हो जाते हैं सातवाहन। तो उसके बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा विंध्य शक्ति था, जिसका पुत्र प्रवरसेन बड़ा प्रतापी राजा था। इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो इसके बारे में आप इतना ही जान लो। ठीक है, इसके संस्थापक के बारे में पूछा जा सकता है या फिर इस बारे में। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश भाई, ये सातवाहनों के सामंत थे, जैसे वाकाटक थे वैसे ये थे भाई। इस वंश के संस्थापक श्री शांतमूल थे भाई। इनको देखो क्या कहा जाता है, इनको पुराणों में श्री पर्वतीय भी कहा गया है, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया। इसके उत्तराधिकारी वीर पुरुषदत्त ने नागार्जुन कोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। इस वंश के शासक बौद्ध मत के पोषक यानी कि अनुयायी थे। तो ये क्या हो गया? इक्ष्वाकु वंश। नेक्स्ट भाई, चेदी वंश के बारे में। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन लोगों को गांव दान में दिए जाने का प्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों तथा उसके द्वारा पराजित किए जाने वालों का उल्लेख है भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। और यहीं से हाथी गुम्फा अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है भाई, वो खारवेल के राजा से हारा था। ठीक है, उसमें पुष्यमित्र को बृहस्पति मित्र से संबोधित किया गया है, उसका संबंध उससे जोड़ा गया है, बृहस्पति मित्र। अब आगे भाई पीवाई क्यू, फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई। आज की कक्षा में जो जो पीवाई क्यू बनेंगे अब सारे कवर कर देंगे। अब आप मेरे को बताओगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा यहाँ पे, आप खुद में खुद इसका जवाब देते चलोगे। बताइएगा, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न पहली ही स्लाइड पर मैंने आपको बताया था। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, सातवाहन। नेक्स्ट पर्सन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो कौन था भाई? सातवाहन सबसे प्रभावशाली राज्य था। कौन था भाई? सातवाहन सबसे प्रभावशाली राज्य था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो पहली शताब्दी का कौन सा अभिलेख है भाई? तो यहां पर वो अभिलेख है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो किस पुराण में मिलती है मित्रों? तो ये मिलती है मत्स्य पुराण में। कितने राजाओं की सूची मिलती है? 30 राजाओं की। पूछा जा सकता ना आपसे ये भाई। और वायु पुराण में कितने राजाओं की सूची मिलती है? वायु पुराण में मिलती है 17 राजाओं की। कई जगह 19 भी दे दिया जाता है, 17 या फिर 19 दोनों लिख लो भाई। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसने एका ब्राह्मण की उपाधि को धारण किया या इसको कहा गया? तो किसको कहा गया बेटा? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। किसको कहा गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो मैंने आपको ये क्लियर किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है।
बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? तो किसने किया भाई? रुद्रदामन प्रथम ने किया था। सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल हुआ करता था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है भाई, तो इसका जीर्णोद्धार किसने किया? रुद्रदामन ने किया भाई। तो ये थी भाई आज की कक्षा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप इसी क्लास के नीचे कमेंट कर देना। और भाई सभी साथी सपोर्ट करो भाई, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है भाई, और लगातार पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ये हमारा स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है भाई, और साथ की साथ भाई जिस भी साथी को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अभी मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तब मैं ये चीज़ें डाल दूंगा ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है भाई, और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी? क्लास खत्म होने के तुरंत बाद जरूर बताना। ठीक है भाई, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, क्योंकि आप क्लास में तो आनंद ले लेते हो, कंटेंट भी अच्छा पढ़ते हो, लेकिन भाई कमेंट नहीं करते। तो थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ाओ ताकि हम बाकी सब्जेक्टों को भी करवा सके। अभी मैं आपको हिस्ट्री करवा रहा हूँ, और फिर अगर आप अच्छा मेरे को थोड़ा सहयोग करोगे, मेरा साथ दोगे, तो मैं आपको ज्योग्राफी भी कराऊंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप मेरा टेलीग्राम देख सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम रहेगा भाई। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। इसमें देखो भाई, हर एक दिन, आज लगभग लगभग कितना समय हो चुका है, लगभग सीटी एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट आए हुए 2 महीने के तकरीबन हो गए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें लगभग लगभग आपको 90 से 100 स्टूडेंट की, जो अभी ये 4 महीने पहले शुरू किया था मैंने ये टेलीग्राम चैनल, 4 से 5 में, तो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट की हर रोज यहाँ पर एक फोटो डाली जाती है, पिक्चर, गांव का नाम, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डालते हैं। यहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लिंक, सब कुछ यहाँ पर डाला जाता है। देख लो भाई हर रोज आप लोग, ताकि ये एग्जाम जी एप्लीकेशन है भाई, एग्जाम जी। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, एग्जाम जी नाम से एप्लीकेशन है। वहां पर आप 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हरियाणा के, हरियाणा एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे आप मॉक टेस्ट की मतलब लगा सकते हो। ठीक है, वो आप मात्र 99 रुपये में ये ऐप डाउनलोड कर लेना। और साथ की साथ भाई हमारी एक पुस्तक है। ठीक है, वो पुस्तक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी हमारी पुस्तक रहने वाली है। ठीक है, ये हरियाणा जीके की हमारी पुस्तक है मार्केट में, आप इसको जरूर ले लीजिएगा भाई। ये रही भाई पुस्तक, ये हरियाणा वाणी पुस्तक है। सभी साथी इस पुस्तक को खरीद लेना। कंटेंट का खजाना है वो, आपको पढ़ाने से भी समझ में आ गया। और जब मैं इंडियन हिस्ट्री को ऐसे पढ़ा सकता हूँ, तो ये हरियाणा की हिस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त लिख रखी है भाई। तो आप इसको खरीद सकते हो। जिसको भाई कुछ भी चीज़ें आपको कंटेंट के लिए प्रूफ वगैरह चाहिए भाई, जिस जहाँ तक आपकी सोच गई, 5 साल एडवांस कंटेंट इसमें लिख रखा है। आप कंटेंट की तरफ से बिल्कुल चिंता फ्री रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बनी रहिएगा हमारे साथ, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आपका अपना आपका शुभ चिंतक अजय भार्गव आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कक्षाओं में। अब नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी वो विदेशी आक्रमण रहेंगे। ठीक है भाई, विदेशी आक्रमणों में हम देखेंगे कि जो इंडो ग्रीक बैक्टीरिया ही है, वो भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाते हैं। उनका पहला जो डेमियोट्रिसिस प्रथम था भाई, वो क्या था? प्रथम शासक माना जाता है। मिनांडर बहुत प्रतापी राजा माना जाता है, और मिनांडर को हराया किसने था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, ऐसा भी हमें सुनने को मिलता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली कक्षा में। उसके बाद हमारा गुप्त काल, गुप्त काल के बाद धीरे धीरे हम फिर, ठीक है भाई, पुष्यभूति वंश पे, और पुष्यभूति वंश के बाद फिर हम किस पे? उसके बाद हम मध्यकालीन भारत। धीरे धीरे हम ऐसे कवर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपने मेरे को इतनी देर झेला, सुना, उसके लिए आपका आभार। मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।